प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज जो आपका चैप्टर है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। हम संख्या पद्धति किसे कहते हैं, इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जिस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे मैं बताऊंगा कि इस टाइप के सवाल आपको मिलने वाले हैं, और उस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको सवाल खुद ब खुद आ जाए, मतलब आप सवाल देख के आप सवाल को सॉल्व कर सकें। ऐसी चीज़ें मैं इस चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आपको उस चैप्टर को समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ऐसा मुझे लगता है और ऐसा होता भी होगा। चलिए हम इसको समझते हैं कि आखिर संख्या पद्धति है क्या। तो संख्या पद्धति वो है कि बहुत सिंपल सी परिभाषा अगर हम कहें तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। यानी सिस्टमिक तरीके से, यानी हम इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो संख्या की अंग्रेजी क्या होगी, नंबर, और पद्धति की अंग्रेजी क्या होता है, सिस्टम। पद्धति मीन्स प्रणाली, सिस्टम आप लोग जानते हैं। सिस्टम की एक छोटी मोटी परिभाषा आप ऐसे भी जानते हैं कि अगर आप कहीं गए और जहाँ पर गए वहाँ पर सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है, तो आप उससे कहेंगे भाई साहब आपके यहाँ तो सारा सिस्टम ही खराब है। मतलब समस्या जो काम में आ जाती है और जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि ऐसा सिस्टम ही सही नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, पता चले ये तेलुगु भाषा में हो जाए तो आप कहेंगे लो भाई इसका सिस्टम ही नहीं सही है। क्योंकि मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ा है और मुझे ये सुनाई पड़ेगा तेलुगु में, तो मैं यही कहूँगा कि ये सिस्टम ही खराब हो गया। तो एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिस्टम यानी सीक्वेंस वाइज से चीज़ों को जब हम जानते हैं तो उसे सिस्टम कहते हैं, एक तरीका कहते हैं, एक पद्धति कहते हैं, प्रणाली कहते हैं। तो हम इसमें यही सीखेंगे। छोटी सी जानकारी अगर आपको बताऊं तो गणित के पिता कौन है, तो आपको पता होगा कि गणित के पिता हैं आर्किमिडीज। चलिए उसको हम छोड़ते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि संख्या पद्धति के पिता कौन है, तो मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि संख्या पद्धति के जो पिता हैं वो हैं आर्यभट्ट, क्योंकि इसमें जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें लगभग उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आर्यभट्ट जी ने खोज किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका बाकी आगे का क्या प्रोसेस है। देखिए, इसमें संख्या पद्धति में सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाता है कि आखिर हम कहाँ से स्टार्ट करें गणित को पढ़ना। तो मैं यही कहूँगा कि हम सिंपल सी चीज़ें समझते हैं कि बहुत सारी संख्याएं जब मिक्स हो जाती हैं, इकट्ठे जमा रहती हैं, तो उसको हम कह देते हैं सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या, सम्मिश्र संख्या। मैं आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सम्मिश्र संख्या। जब सम्मिश्र संख्या को हम देखते हैं तो उसमें हमें दो टाइप की संख्या मिलती है। एक संख्या का नाम है वास्तविक संख्या और एक संख्या का नाम है काल्पनिक संख्या या फिर अवास्तविक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या, और इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इसको कहते हैं रियल नंबर। काल्पनिक संख्या जो आपकी है वो सिर्फ एक टाइप की होती है, वो होती है, यानी काल्पनिक आप सिंपल सा समझ सकते हैं, हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका रूट के अंदर में माइनस हो। आपने जो भी सवाल पढ़ा होगा, रूट के बाहर माइनस होगा, प्लस होगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा आपने बहुत कम ही जगह पे देखा होगा। और इस तरह सिर्फ एक ही संख्या होती है। आपको ध्यान रखना है, माफ़ कीजिएगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या और माइनस में हो तो वो हमारी कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, जिसको हम आयोटा से लिखते हैं, आई बराबर अंडर रूट के अंदर -1। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि आई स्क्वायर का मान होता है -1, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे इसका रूट हट जाएगा। बस इतनी सी बात है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसको ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। मतलब कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है 4i स्क्वायर, तो आप समझ जाइए 4 और i स्क्वायर का मान -1, मतलब इसका आंसर होगा -4। बस इतनी सी बात। ठीक है, चलिए उसको छोड़िए, हम वास्तविक संख्या को थोड़ा डीपली समझते हैं। धीरे धीरे आपने 6वीं 7वीं लेवल में ये चीज़ें पढ़ा होगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, नहीं पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा प्राकृतिक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए खैर हम वास्तविक संख्या को दो चीज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। एक तो इसको कह देते हैं दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर में इसको समझेंगे, दशमलव पद्धति में समझेंगे, और एक इसको हम समझेंगे पूर्णांक में।
कैसे समझेंगे? पूर्णांक में। हम दो चीज़ों समझते हैं, वैसे वास्तविक संख्या हम ऐसे सीखेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या है, ये सारी चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो दशमलव संख्या, तो दशमलव संख्या से आपको याद आ रहा होगा कि जो पॉइंट में होती है वो होती है दशमलव। अच्छा, दशमलव संख्या जो हमारी है वो भी दो भागों में बांटी गई, दो भागों में। तो जो पॉइंट में होगी, जैसे 2.5 हो गया, ठीक, 3.5 हो गया, 2.2 हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर ऐसे हो जाए 2/4 हो जाए, 1/2 हो जाए, इस तरह की संख्याएं, ये सारी संख्या हमारी कौन सी संख्या है? तो दशमलव संख्या में आती है। कौन सी संख्या है? दशमलव संख्या आती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दशमलव संख्या हमारी कौन सी है? तो ये है, जो हमारी पॉइंट में आए या बटे में आए, ये सब हमारी दशमलव संख्या है। पूर्णांक क्या है? जो हमारा पॉइंट में नहीं होना चाहिए और बटे में भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि सिंपल संख्या पूरी संख्या हो और कुछ ना हो, उसमें 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, कुछ भी हो, 3 हो गया, ये सब पूरी संख्या, इसमें अटा बटा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। और इसमें बटे वगैरह सब कुछ है। तो आपको इतने समझ में आ गया होगा कि जो बटे में हो या फिर दशमलव में हो तो उसे दशमलव संख्या कहते हैं, जो बटे में ना हो, दशमलव में ना हो, यानी पूरा अंक हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब यही होता है, पूरा है जो अंक उसे कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, सिंपल सी बात थी, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आपको ये चीज़ समझ में आया और दशमलव संख्या समझ में आया। ये चीज़ आपको मिलेगी, दशमलव संख्या आपको इसी प्रश्नावली में मिलेगी, 1.2 या 3 में आपको मिलेगी। ये दशमलव संख्या आपके दो प्रकार से बांटी गई। एक होती है आवर्ती दशमलव, यानी इसका प्रसार एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती और आवर्ती। आवर्ती एक ऐसी संख्या जो रिपीट होती रहे, लगातार वही आती रहे। जैसे कहूँ कि अगर मैं 3 से 10 को भाग कर दूँ, 3 तिया 9 हुआ, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचा दशमलव लगाए, एक जीरो, फिर 3 तिया 9, ऐसे बार 3 आता जाएगा। तो जो बार संख्या आती ही जाती है, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं आती, उसको कहते हैं आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? आवर्ती। ठीक है, यानी जैसे 3.3। अब आवर्ती है जो बार आता है, उसको हम ऊपर ऐसे पॉइंट जो है, जो लगातार आता है दशमलव के बाद, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं बार। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं रेकरिंग और हिंदी में कहते हैं आवर्ती और बार भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है आवर्ती। आवर्ती की चिन्ह क्या होती है? जो रिपीट हो रहा है उसकी मुंडी हम बांध दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी मुंडी बांध दी, तो ये होता है आवर्ती। जिसके ऊपर बार लगा हो, यानी जिसके ऊपर ये लाइन खींची हो, उसका मतलब ये आवर्ती दशमलव है, ये रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और जो रिपीट ना हो रहा हो, जो कभी रिपीट ही ना हो, ठीक, हर बार चेंज होता रहे, वो होता है अनावर्ती। जैसे कि 3.5 4 3 2 4 1 0 1 0 1 00, ऐसे हर बार चेंज होता रहे, तो ये कौन सा दशमलव है? अनावर्ती है, जो फिक्स ना हो। ठीक है, एक आवर्ती दशमलव और एक अनावर्ती दशमलव, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया वास्तविक संख्या में दशमलव संख्या और पूर्णांक। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा और लेवल पे चलते हैं, जो हमें जानना ज़रूरी है। अब इसमें हम दशमलव संख्या में हमने दो चीज़ें समझी, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। अब आप इतनी चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। वास्तविक संख्या के आगे मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ये दशमलव संख्या और पूर्णांक समझ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम सीखते हैं कि आखिर प्राकृत संख्या क्या है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या है। आपकी 9th की बुक में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया और मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, उसी चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं किसी और उदाहरण नहीं लूँगा। आपकी 9th की बुक में आपको एक सपोज किया गया, आपको एक चीज़ बताई गई, क्या मतलब आपको कल्पना कराई गई क्या, कि एक लड़की थी, लड़की को ही कह रहे हैं, ये लड़का नहीं है, पता चले लड़का कह दो उसकी बेइज्जती हो जाए। अब ये है लड़की, और लड़की लोग बुरा नहीं मानना, तुम्हारी नज़र में लड़के इतने ख़राब हों तो इसे लड़का ही कह देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये जो बेचारा है, इसके हाथ में एक थैला है,
ये थैला है, इस थैले में बहुत सारे नंबर, कैसे, यहाँ से आप ये नंबर पड़ा हुआ था, ठीक है, 3 4 5 6 ऐसे ऐसे नंबर पड़े हुए थे। ये लड़का या लड़की जो भी आप समझ रहे हो, ये दौड़ के गया और इसने ये सारी संख्याएं इसमें रख ली। आगे बहुत सारी संख्याएं थी तो जितना हो सका इसने रखा और इसने सोचा बहुत है, छोड़ो मेरे ज़रूरत भर का हो गया है। कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि बहुत चीज़ें पड़ी सब उठा लेंगे, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा। इसने कहा चलो आगे बहुत है, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। तो इसने 1 से स्टार्ट किया भरना। तब जो 1 से स्टार्ट करता है भरना, उस संख्या को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या, कुछ भी आप कह दीजिए। अब ध्यान रखना, जो 1 से स्टार्ट होती है संख्या उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कैसा प्रश्न आएगा। अब एक बात और, अब इसने क्या किया, ये लौट के आया, तब इसने देखा कि यहाँ 0 छूट गया था, ठीक है। अब इसने क्या किया, 0 से भी गिनतियाँ भर ली, और जब 0 से भरा इसने, तो 0 के बिना संख्या होती है अधूरी, और 0 मिलने के बाद हो जाती है पूरी। अब पूरी का मतलब होता है पूरा, और पूरा का मतलब होता है पूर्ण। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। मतलब इस बच्चे ने अगर 0 से स्टार्ट कर दिया भरना, तो वो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। आपसे कोई पूछ ले कि पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कहेंगे जो संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो अगर 1 से स्टार्ट करें इसका मतलब हम हवा में उड़ रहे हैं। अगर हम 0 पे आए इसका मतलब हम धरती पर आ गए। 0 पे आए तो क्या हुए? धरती पर आ गए। कहते नहीं 0 पर हो तुम, शून्य पर हो, कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे, शून्य हो। लेकिन जब धरती के नीचे धंस जाए तो माइनस में हो जाता है, कर्जे में डूब जाए। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्लस में भी हो माइनस में भी हो उसे कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, ठीक। फिर बात आती है परिमेय संख्या की और अपरिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या या फिर भिन्न संख्या, परिमेय या फिर भिन्न। परिमेय संख्या वो, जैसा आप लोग शुरू से रटे हुए हैं कि जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q = 0 हो। चलो वैसे नहीं तो आप इतने समझ लो कि जिसे बटे के रूप में लिख पाएँ और बटे के नीचे 0 ना हो, वो हमारी परिमेय संख्या है। मतलब 3/2 लिख दिए तो ये क्या है? परिमेय है। लेकिन 3/0 लिख दिए तो ये परिमेय नहीं है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। हम सिर्फ सिंपल में ऐसे कोई संख्या लिख दें, ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अपरिमेय पूछा जाए कि अपरिमेय क्या है, अपरिमेय किसे कहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि जिसे बटे के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते? तो ऐसी संख्या ये है जो कभी ख़त्म ना हो, मतलब 5.3241 ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाए, कभी ख़त्म ही ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ऐसी कौन सी संख्या? तो आप कहेंगे ऐसी संख्या है √2, √3, √5। आप लोग सोचो √4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 कट जाती पूरी, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन इन सब का वर्गमूल कभी पूर्ण संख्या नहीं आती, मतलब कभी ख़त्म नहीं होती। और जो कभी ख़त्म नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। क्योंकि जो ख़त्म नहीं होगी उसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। आवर्ती होती अगर तब तो लिख सकते थे, लेकिन ये आवर्ती भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा, हर बार ये चेंज होता जा रहा है। और जिसका नेचर हर बार चेंज हो, आप उसको कभी साथ में नहीं रख सकते, यानी उसको कभी बटे में आप नहीं रख सकते। बात समझ में आ गई कि जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। तुम इसको लिख ही नहीं सकते बटे में, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं आगे कौन सी संख्या होगी। अब ये 2.5 है तो इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाए 25/10 कर दिए, ये हो गया, तो ये परिमेय हो गया। लेकिन जिसे लिख ही नहीं सकते वो क्या होगा? अपरिमेय होगा।
अब आप लोगों ने एक चीज़ और सुनी होगी जो आप लोगों ने अभी तक गलत पढ़ा है, कि आपने सुना होगा कि पाई का मान कितना होता है भैया, 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। पहले मैंने ये कहा कि √2 जो है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि इसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा एक व्यक्ति था। सबसे पहले बात आप ये लोग ध्यान रखिए आप लोग, कि अपरिमेय संख्या की जो खोज है वो किसने करी? तो वो खोज करी पाइथागोरस के शिष्यों ने। किसने करी? पाइथागोरस के शिष्यों ने। अब लगभग 400 साधारण युग पूर्व 400 साधारण युग पूर्व में क्रोटोन में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था हिपाक्स। कहाँ का है? क्रोटोन का निवासी, और नाम क्या है? हिपाक्स। इस व्यक्ति ने, इस गणितज्ञ ने, जो कि पाइथागोरस का ही शिष्य था, इसने ये खोज कर दी भाई साहब, इसने कह दिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इसने खोज कर दी, इसने कहा कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन बेचारे का अंत बहुत बुरा हुआ। दुनिया के सामने ये प्रूव नहीं कर पाया कि आखिर ये अपरिमेय क्यों है। इसने कहीं अचानक से इसके दिमाग में आया होगा कि √2 अपरिमेय है, और इसने ये समझा होगा कि इसके हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। ये चीज़ इसने कही होगी, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाया कि कैसे इसको हम बटे के रूप में नहीं लिखेंगे। शायद हो सकता है इसे भाग विधि ना आता हो, कुछ भी तरीका हो सकता है। अब इसने लोगों के सामने, दुनिया के सामने सिद्ध नहीं कर पाया। अब भाई साहब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 425 साधारण युग पूर्व, यहाँ मामला थोड़ा और बढ़ता है। साइरीन का निवासी जिसका नाम था थियोडोरस। क्या नाम था? थियोडोरस। इस बंदे ने क्या किया भाई साहब? सिद्ध कर दिया कि √3, √5, √7 ऐसे बहुत सारी संख्याओं को इसने सिद्ध कर दिया कि ये सारी संख्या अपरिमेय है। कैसे सिद्ध किया ये आपको 10वीं में मैं बताऊंगा। 10वीं में आपको मिलेगा, 1.2 में मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय क्यों है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिद्ध किसने करी? साइरीन के निवासी, नाम था थियोडोरस। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या की खोज किसने की? तो पाइथागोरस के शिष्यों ने की, और उसका नाम था हिपाक्स। कहाँ का रहने वाला? क्रोटोन का रहने वाला। ठीक है, 400 साधारण युग पूर्व में। और साइरीन का निवासी थियोडोरस, इसने सिद्ध कर दिया √3, √5, √7 ये सब 425 ईसा पूर्व में, साधारण युग पूर्व में इसने सिद्ध कर दिया कि ये अपरिमेय क्यों है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने एक चीज़ और समझा पाई के बारे में। ठीक है, अब पाई के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। 1700 ईस्वी के अंत में लगभग अक्टूबर नवंबर की बात है। सन 1700 ईस्वी के अंत में क्या हुआ? 2 गणितज्ञ थे, एक का नाम था लैम्बर्ट और एक का नाम था लेजेंड्रे। एक का नाम था लैम्बर्ट और एक का नाम था लेजेंड्रे। इन्होंने कहा कि पाई क्या है? अपरिमेय है। इन दोनों ने कह दिया भाई साहब कि पाई क्या है? अपरिमेय है। सन 1700 ईस्वी के अंत की बात मैं बता रहा हूँ कि 1700 ईस्वी के अंत में क्या कहा इन दोनों ने? लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने कह दिया कि पाई क्या है? अपरिमेय है। अब पाई अपरिमेय है, लेकिन बात बहुत गंभीर सी है कि पाई अपरिमेय होगी, इसका मतलब पाई का मान, हम पाई को बटे के रूप में नहीं लिख सकते। अब ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं आपको पाई के बारे में थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा, फिर ये क्लास एंड होगी। और बहुत ज़रूरी जानकारी जो कि आप लोग गलत पढ़ते आ रहे हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, या आपसे कोई भी पूछेगा तो आप यही कहते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये हमें बताया गया, जो कि गलत बताया गया। पाई का ये सन्निकट मान होता है, सन्निकट। पाई का ये
सन्निकट मान होता है, मतलब इसके आसपास लगभग मान आ जाएगा, इसलिए इसको 22/7 लोगों ने मान्यता दे दी। ठीक है, अगर पाई का मान 22/7 होता तो पाई क्या होती, परिमेय होती। ये क्या है, परिमेय, और ये क्या है, अपरिमेय। भाई साहब ये तो बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा ऐसे में। पाई क्या है, सबने कहा पाई, देखो पाई का मान सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिया। आर्यभट्ट ने कुछ और कह दिया, ठीक है, आर्यभट्ट के मामले में आर्यभट्ट ने कुछ और कहा कि पाई का मान ये होता है 3 दशमलव जो भी है। लेकिन वहीं अगर गणित के पिता जिसका नाम आर्किमिडीज है, उसने कुछ और मान बता दिया। फिर क्या हुआ, कंप्यूटर से और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी, उनसे जब पाई का मान निकाला गया तो लगभग ट्रिलियन में गया उसका मान, कुछ फिक्स ही नहीं हो पा रहा। जब कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था तब गणितज्ञों ने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, पाई का मान हम 22/7 कर दे रहे हैं, क्योंकि लगभग इसी के आसपास आता है। 7 से जब हम 22 को भाग देते हैं तो जो मान आता है 3 दशमलव के बाद जो भी मान आता है लगभग उसी के आसपास, 3 के बाद सबका मान वही सब आ रहा था। तो इन लोगों ने कह दिया चलो पाई का हम एक सन्निकट मान दे देते हैं कि जब पाई के लिए आप परेशान हो जाएंगे तो उसका उत्तर आप लिख देना 22/7। इसलिए पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं, क्योंकि ये इसका सन्निकट मान है। और अगर फिक्स पाई का मान 22/7 अगर होता, ये नहीं होता है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। अगर ये होता तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती, जबकि पाई हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इस पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय है। लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता है, इसीलिए पाई हमारी अपरिमेय है और 22/7 हमारा परिमेय है। लेकिन अगर कहीं पाई का मान 22/7 होता तो पाई भी क्या होती, परिमेय होती। इसीलिए पाई का मान कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता चल पाया, तो गणितज्ञों ने कहा कि लगभग उसी के आसपास आ रहा है तो इसी को हम मान लेते हैं। तो एक सन्निकट मान हो गया इसका 22/7। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है आप कमेंट करिए, और इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी उस सवाल में, आने वाले जो आपका प्रश्नावली जो एक में आपका जितने भी सवाल हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैंने छोड़ी हो। और अगर कुछ छूटा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप कमेंट करिएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए ये आप ध्यान रखना है। अभी तक जो हमने सीखा ये थोड़ी गलत जानकारी थी कि पाई का मान 22/7 होता है, जबकि पाई का मान 22/7 सिर्फ सन्निकट मान होता है, फिक्स मान नहीं होता। जिस दिन ये फिक्स मान हो गया समझ लो पाई हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो बात यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बात नहीं बढ़ाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप बस ऐसे ही मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आप 10वीं में इसी लगन से पढ़ेंगे जिस लगन से आप 9th में पढ़ रहे हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।